यार बना दो एसएन फॉर्मूला में कुछ ही क्वेश्चन आया है एक एग्जाम में, नीट के एग्जाम में थोड़ा बना करके देख लेते हैं। नीट 16 का क्वेश्चन है, मेडिकल 2016। जिन लोग लेक्चर 18 में एसएन फॉर्मूला पहले नहीं देखे हो, पहले तुम लोग देख लो, पहले उसको बना लो, उसके बाद क्वेश्चन पर उतरो मैदान में। और प्रूफिंग थोड़ा ध्यान से करना। जिन लोग का स्कूल एग्जाम सामने है, कोई भैया दीदी बोल दिए होंगे कि बर्नौलिस थ्योरम का प्रूफिंग आता है ज्यादा, वो भैया दीदी से दूरी बनाओ। जितना बर्नौलिस थ्योरम इंपॉर्टेंट है, उतना स्ट्रेस स्ट्रेन का कर्व इंपॉर्टेंट है, उतना ही इंपॉर्टेंट आयरन नेल सिंक करेगा, आयरन का बना हुआ शिप जो है वो फ्लोट करेगा। ये सब क्वेश्चन बराबर इंपॉर्टेंस रखता है। स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हॉट सूप टेस्ट बेटर देन अ कोल्ड सूप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बराबर। ऐसा कोई नहीं कि बर्नौलिस थ्योरम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सब बराबर इंपॉर्टेंस रखता है। ऐसा किसी को बोलने पर आप सिर्फ बर्नौलिस थ्योरम पढ़ के मत चले जाइएगा। बाकी एसएन फॉर्मूला, इसका प्रूफिंग खुद बहुत बार आया एग्जाम में। और ये क्वेश्चन देख रहे हैं, नीट 2016 का है। कह रहा है 3 लिक्विड है, तीनों का डेंसिटी दिया हुआ है, कितना कितना, रो1 रो2 रो3। एक हिंट, मतलब हिंट नहीं, क्वेश्चन को अप्रोच करने का तरीका बताया है कि डेंसिटी 1 डेंसिटी 2 से ज्यादा है, डेंसिटी 2 डेंसिटी 3 से ज्यादा है, लेकिन तीनों लिक्विड का सरफेस टेंशन सेम है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। और बोल रहा है तीनों सेम हाइट तक ऊपर चल रहा है। कल में पढ़ाया था क्यों चलता है ऊपर, अब ये बता रहा है कि सेम हाइट पे है। आइडेंटिकल कैपिलरी का क्या मतलब हुआ, एक ही टाइप का कैपिलरी। फिजिक्स का बात बताओ, एक ही टाइप का मतलब क्या, टाइप इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी ना रेडियस सेम होगा, सेम आइडेंटिकल कैपिलरी। जो बोरिंग करते हो, जो रेडियस है कैपिलरी का वो सेम है। H बराबर 2t cos थीटा बाई r रो जी में वो जो r था वो सेम है। क्वेश्चन में लिखा हो, मेरा स्टेटमेंट नहीं है। आइडेंटिकल कैपिलरीज का मतलब ये है। अब तुम्हें लेकिन एंगल ऑफ कांटेक्ट का एक रिलेशनशिप बताना है, थीटा1 थीटा2 थीटा3, इसमें से कौन सा रिलेशन को फॉलो कर रहा है, ये अभी हमें बताने का ट्राई करना है। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सोच लो 2-4 मिनट, फिर बनाने का ट्राई करो। चलो एक बार अपने से थोड़ा करो। इस तरह का क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सोच करके बनाना है, मैथमेटिकल नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि बस वैल्यू पुट कर दिया और आंसर निकाल दिया, ऐसा क्वेश्चन नहीं। नीट 16 का बढ़िया क्वेश्चन में से था ये। तो कल हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, हाइट कितना ऊपर तक चलता है, इसका क्या फॉर्मूला पढ़ते, 2t बाई r रो जी, है ना, यही हाइट चढ़ने का फॉर्मूला। इसमें चढ़ ही रहा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ भी है, और 95% क्वेश्चन ऊपर जाने वाला ही है। क्या अब क्या क्या सेम है इस क्वेश्चन में, देखो इस क्वेश्चन में, देखो इस क्वेश्चन में हाइट सेम है, सरफेस टेंशन सेम है, लिखा हुआ है यहाँ पर, 2 तो सेम होता ही है, और बाई चांस इस क्वेश्चन में रेडियस सेम है और जी भी सेम है। तो ये सब अगर सेम है तो ये गेम जो है वो थ्रू आउट किसका बना हुआ है, ये कॉस थीटा और रो का बना हुआ, और एच सेम है। मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन में कह रहा एच सेम है। तो इसका मतलब है इन तीनों का कॉस थीटा 1 बाई रो 1 बराबर कॉस थीटा 2 बाई रो 2 बराबर कॉस थीटा 3 बाई रो 3 है बराबर, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा, मेरा स्टेटमेंट नहीं है। बोलो कोई आ रहा है बात समझ में? ठीक है, ये बात हो गई इस क्वेश्चन में। h बराबर 2t को 2 को h बराबर है 2 सेम है, t सेम है, r सेम है, g सेम है, तो h बराबर है, तो cos थीटा बाई रो मतलब प्रैक्टिकली इस क्वेश्चन में सेम है, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा, मेरा स्टेटमेंट नहीं है। यहां तक बोलो कोई दिक्कत? अब पढ़ो, चैप्टर को पढ़ो, नहीं अब पढ़ाई नहीं करो, ट्यूशन आगे क्या ही उखाड़ लोगे, फरवरी फिनिशिंग पर है। अब इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। पहला स्टेप ये हो गया। सेकंड स्टेप क्या रहा है कि इस क्वेश्चन में एक इंडिकेशन है कि रो 1 रो 2 रो 3 से बड़ा है। अब इसमें मैथ का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, ये तो 9-10 वाला कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, थीटा पर बाद में जाएंगे। रो 1 रो 2 रो 3, नीचे वाला अगर बड़ा है तो ऊपर वाला भी बड़ा होगा, छोटा कैसे है, बड़ा होगा, यही तो है मैथ। देखो देखो मैं करके बताता हूँ, कोई नंबर बोलो 3, ऐसे 5 बाई 8, ऐसे 10 बाई, नहीं ये रो 1 बड़ा है ना, बड़ा वाला बताओ। चलो ऐसे देखो 5 बाई 8 बराबर में 10 बाई 16, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बड़ा। अरे रुको ना, ऐसे ही मैं लिख, चलो क्वेश्चन छोड़ो, क्वेश्चन हटाओ। 5 2 15, 8 16 24, ऐसे हुआ नहीं, तीनों सेम नंबर है ना, सब 5 बाई 8 ही है, 5 बाई 8 है, 5 बाई 8 है। अब देखो नीचे वाला किसका बड़ा है, 24, तो ऊपर वाला इसका बड़ा हो गया क्या, ऊपर वाला भी देखो इसी का बड़ा है, यही मैथ्स है। ऐसा जरूरी नहीं है, क्वेश्चन तो बाद में देखेंगे, पहले कुछ छोटी छोटी मैथ्स की बातों पर उलझना नहीं है क्वेश्चन में। अगर इक्वल टू का साइन है और डिनोमिनेटर ही बड़ा आ रहा है तो ऑब्वियस है कि उसका न्यूमरेटर भी बड़ा होगा।
यही बात समझे, छोटा छोटा मैथ से गड़बड़ हो जाता है। जैसे अभी आप लोग बोलते हैं रो वन बड़ा है तो cos थीटा छोटा होगा, ऐसा कोई मैथ नहीं कहता। तीन चीज बराबर है डिवाइड में, और नीचे वाला अगर तीनों का ऐसे बड़ा बड़ा वाला रूल चल रहा है तो ऊपर वाला भी बड़ा बड़ा ही रूल चलेगा, ऊपर छोटा कैसे हो जाएगा? पॉसिबल नहीं है। बोलो कोई दिक्कत? तो इसका मतलब है कि ये नीचे वाला बड़ा है तो क्लियर कट हिसाब किताब है कि cos थीटा 1 जो है वो cos थीटा 2 से बड़ा है, और ये cos थीटा 3 से। यहां तक स्टेप में कोई दिक्कत है तो बोलो, ठीक है? क्योंकि इसके बाद नॉन मैथ्स वालों को थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन नीट का क्वेश्चन है तो आप लोग भाग भी नहीं सकते बोल के कि हमारे काम का क्वेश्चन नहीं है, आप ही के काम का क्वेश्चन है, ठीक है? इसके बाद थोड़ी बातचीत करेंगे। पहला नंबर पर यहां पर हिंट है, तीनों केस में लिक्विड जो है वो राइज कर रहा था। कल के क्लास में पढ़ाया गया था राइज तभी कर सकता है जब एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एक्यूट एंगल हो, और एक्यूट एंगल का मतलब जो है वो सब का सब थीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब 10th क्लास का रूल लगेगा। चलो 11 12 का मैथ्स फिजिक्स अगर नहीं भी आता है, सीधा 10th क्लास का क्वेश्चन में है हम लोग। ये भी बहाना नहीं चलेगा कि हमको ये ऐड शुगर टू कॉफी नहीं आता, सेकंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट, पूरा क्वेश्चन फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, क्योंकि ऊपर सिर्फ तभी जा सकता है जब एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एक्यूट एंगल होगा। तो थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला है, तो इसमें तुम ये बोल के भाग नहीं सकते कि हमको नहीं आता सेकंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट, फर्स्ट ही क्वाड्रेंट का क्वेश्चन है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में अब आप लोग याद करो 10th वाले जो नॉन मैथ्स वाले हैं 10th क्लास के कॉन्सेप्ट से याद करो, और जो लोग 11 12 में मैथ्स है वो अपना कॉमन सेंस से भी बता सकता है। cos थीटा इंक्रीजिंग फंक्शन होता है कि डिक्रीजिंग फंक्शन? cos थीटा डिक्रीजिंग होता है। अब 10th जो इसका मैथ में लोग बोलो सर हमको ये नहीं याद है, तो याद करो cos 0 का वैल्यू 1 होता था। ये नॉन मैथ वालों को, मैथ वालों को इतना बताने का जरूरत नहीं, आपको मालूम होना चाहिए, बट नॉन मैथ वालों को cos 0 का वैल्यू 1 45 में आते आते कम ही हो रहा है, और 90 पर जाते जाते 0 हो जा रहा है, मतलब cos डिक्रीजिंग फंक्शन। cos थीटा इज एन एग्जांपल ऑफ डिक्रीजिंग फंक्शन। तो अगर cos थीटा 1 बड़ा है तो एंगल छोटा होगा, बिकॉज इट इज एन एग्जांपल ऑफ डिक्रीजिंग फंक्शन। यार ये बात समझ में, जिसका मैथ नहीं 11 12 में वो 10th क्लास वाला कॉन्सेप्ट समझ लो। cos थीटा अगर बड़ा है, ये 1 बड़ा है, तो एंगलवा देखो 0 तो छोटा है ना 45 से, और मैथ्स वाले लोग को समझ ही नहीं cos थीटा इज एन एग्जांपल ऑफ डिक्रीजिंग फंक्शन। cos थीटा बढ़ रहा है तो क्लियर कट है कि एंगल जो है वो घट रहा होगा, तो थीटा 1 से थीटा 2 बड़ा होगा, और इससे थीटा 3 बड़ा होगा। आई बात समझ में कि बाउंस कर गया? तो थीटा 3 एक्चुअली में बड़ा है। अब इसमें से मिलाओ, और एक चीज और देख लियो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थीटा किसी भी कीमत पे 0 से 90 डिग्री के बीच का है, और कल पढ़े थे बराबर भी हो सकता है, बट cos 90 तो 0 ही हो जाएगा, और इसमें राइज कर रहा है लिखा हुआ है, तो 0 से छोटा लेंगे, बड़ा बराबर हो सकता है। ठीक है, क्लियर कट बात हो गया। अब इसमें देखो, बताओ कहां पर फिट हो गया है? बी, हाँ बी देखो, 0 से बड़ा, थीटा 1 से थीटा 2, नीट 16 क्वेश्चन, आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन है। मैथ्स का भी कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, और आजकल में जो पढ़े हो एसएन फॉर्मूला उसका तो इन्वॉल्वमेंट है ही इस क्वेश्चन में। ठीक है, जल्दी से बताओ, लिखो नीट 13 का क्वेश्चन लिखो, मेडिकल 2013 थ्योरेटिकल है, खुद से बताओ। क्वेश्चन कह रहा वेटेबिलिटी, भिंगाने का, एक सरफेस को भिंगाने का क्षमता लिक्विड का। ये देखो, ये 9 10 को बोला जाएगा तो बोलेगा क्या है इसका क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, बट आप लोग जस्ट अभी पढ़ रहे हैं हर लिक्विड बच्चों बातें मत करो, हर लिक्विड जो है वो कल हम लोग पढ़े, ऐसा नहीं कि सॉलिड को भिंगा ही दे। कल के क्लास के पहले तक हम लोग सोचते थे लिक्विड है सॉलिड को भिंगाएगा, बट हमारे सामने मरकरी थर्मोमीटर में दिखता है एक ऐसा लिक्विड जो कि नहीं भिंगाता है। मतलब कल कुछ हम लोग पढ़े भी हैं इसके बारे में। तो सरफेस को भिंगा दे लिक्विड, ये जरूरी नहीं है, अगर भिंगा रहा है तो उसके किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। तो कल पढ़े हैं विस्कोसिटी है, सरफेस टेंशन है, डेंसिटी है, या फिर एंगल ऑफ कांटेक्ट है बिटवीन द सरफेस एंड द लिक्विड। ठीक है, कल पढ़े जाए एंगल ऑफ कांटेक्ट का वैल्यू अगर ऑब्ट्यूस एंगल पे चले जाए, माने ऑब्ट्यूस हो तो नहीं भिंगा पाएगा, और एक्यूट होने पर भिंगा देगा। वैसे प्राइमरीली लिखा हुआ था, मतलब थोड़ा थोड़ा इन सब फैक्टर पे भी करता ही होगा डिपेंड, बट प्राइमरीली अगर बात करें फॉर्मूला के हिसाब से बात करें तो एंगल ऑफ कांटेक्ट डिसाइड करता है कि ये लिक्विड जो है फलाना सरफेस को भिंगाएगा कि नहीं, मेनिस्कस कनकेव बनेगा कि कन्वेक्स, लिक्विड ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा, एसेंट फॉर्मूला काम करेगा कि डिसेंट, ये प्राइमरीली एंगल ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट AIEEE 2008 का क्वेश्चन करो। क्वेश्चन है, 2 कैपिलरी ट्यूब लिए हैं, एक का नाम A है, उसको पानी में डिप किए हैं, ये वाटर है। सारे ही ऑप्शन में पहले वाले केस में ये जो लिक्विड है वो वाटर है,
और अनदर ट्यूब बी को पुट किए हैं, ये सोप वाटर सॉल्यूशन। चारों ऑप्शन में जो लिक्विड है वो ए वाले में वाटर है, बी वाले में सोप वाटर सॉल्यूशन है। वाटर सोप वाटर सॉल्यूशन, वाटर सोप वाटर सॉल्यूशन, वाटर सोप वाटर सॉल्यूशन। सब में हम लोग क्या पुट किए? कैपिलरी। कैपिलरी का नाम ए और बी है। इन चारों में से देख करके बताना है कौन सा कंडीशन आपको लगता है कि सही हो सकता है। सोच के समझ के देख के अपना आइडिया लगा करके बताओ। हाँ भाई, कौन सा बता रहे? तो ए वाला पानी में, अब ये जो लोग कल का क्लास के उन लोगों को मालूम होगा, पानी में डिप करेंगे तो जो मेनिस्कस है वो कैसा बनता है? कनकेव मेनिस्कस बनता है। तो यहाँ तो ये एक्यूट एंगल तो एंगल ऑफ कांटेक्ट था, मेनिस्कस मेनिस्कस। इसमें एंगल ऑफ कांटेक्ट देख के कैसे पता चलेगा? यहाँ मेनिस्कस वाला क्वेश्चन है। ये वाला मेनिस्कस जो है वो कैसा बना हुआ है? ये कन्वेक्स है, तो ये नहीं हो पाएगा। ये वाला भी नहीं पाएगा। अब यही दोनों में गेम है। अब इसके लिए अब आगे देखते हैं। दूसरे वाले को पुट किया गया सोप वाटर सॉल्यूशन में, तो भिंगाएगा। इसमें भी ऑब्वियस बात है, वाटर सॉल्यूशन है, भींगना अभी भी है। भींगेगा तो अभी भी मेनिस्कस कैसा बनेगा? अभी भी मेनिस्कस जो है वो कनकेव बनेगा। यहाँ पर अगर डी में देखते हैं तो ये वाला मेनिस्कस जो है वो नीचे की तरफ है, तो ये सब गलत हो गया। अब इसको थोड़ा आराम से सोच लेते हैं। अभी तक तो सही लग रहा है, ऊपर ही पानी गया, इसमें भी ऊपर पानी गया, इसमें ज्यादा गया है, इसमें कम है। तो थोड़ा इसमें भी सोच लेते हैं कि जैसे ही सोप वाटर सॉल्यूशन में डालते हैं तो सरफेस टेंशन बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। लेयर जमा हो रहा है सोप का फिल्म जमा, जो कि उसको और अंदर की तरफ खींचेगा। तो सरफेस टेंशन का वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगा? और बढ़ेगा कि घटेगा? सोच के बताओ, थोड़ा सोचो। सरफेस टेंशन बढ़ेगा या फिर घटेगा? सरफेस टेंशन घटना चाहिए ना। सरफेस टेंशन बढ़ेगा या घटेगा? सोचो 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 सोचो। हाँ हाँ हाँ, घटेगा बिल्कुल। सोप वाटर सॉल्यूशन में सरफेस टेंशन जो है वो सोच के बताओ। सोप वाटर सॉल्यूशन में NaCl वाला नहीं थे। ठीक है, थोड़ा सा 10th क्लास में आप लोग एक टॉपिक पढ़ते सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, है ना। उसमें मिसेल फॉर्मेशन याद होगा, पढ़े थे। आधा अधूरा नॉलेज पर मत बताओ, पूरा पूरी सोच करके बताओ। आधा अधूरा आपने तो सोच के बताओ तो गड़बड़ हो जाएगा। 10th क्लास में सोप्स एंड डिटर्जेंट्स पढ़े थे, उसमें मिसेल फॉर्मेशन आपको पढ़ाया गया था। सोप सॉल्यूशन जब पानी में फॉर्म करता है तो खुद का सोप सॉल्यूशन बनाने के लिए पानी का मॉलिक्यूल्स को दूर कर देता है। ये पढ़े थे हम लोग 10th क्लास में। और पानी का मॉलिक्यूल्स को दूर 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 दूर, तभी सोप सॉल्यूशन का मिसेल फॉर्मेशन का फॉर्मेशन होता है। सोप सॉल्यूशन में पानी के मॉलिक्यूल्स दूर जाते हैं, और पानी का मॉलिक्यूल दूर जाने की वजह से उसका सरफेस टेंशन बढ़ेगा नहीं, सरफेस टेंशन का वैल्यू जो है वो घट जाएगा। ये कहीं पर किसी डेट, कहीं पर अलग से लिख भी लो, इसी क्वेश्चन में कहीं पर लिख लो, सोप सॉल्यूशन हैज लोअर सरफेस टेंशन। ये सब याद रखा करो। सोप सॉल्यूशन हैज लोअर सरफेस टेंशन देन प्योर वाटर, पानी के कंपैरिजन में। ठीक है, सोप का सॉल्यूशन जब बनता है तो वाटर के मॉलिक्यूल्स को दूर दूर पे, गाढ़ा नहीं होने देगा, दूर दूर जाने देगा। गाढ़ा पानी के सॉल्यूशन, कभी सोप का सॉल्यूशन गाढ़ा होता है कि पानी गाढ़ा होता है? अब चलो, अब तो आंसर आ गया, तो तुम खुद ही बता सकते हो। सोप का सॉल्यूशन गाढ़ा होता है कि पानी गाढ़ा होता है? बस, तो यही तो बात खत्म हो गई। ये तो अपना ही दिमाग से तुम लोग खुद बताओ। पानी के कंपैरिजन में सोप सॉल्यूशन तो एकदम हल्का टाइप का होता है, पानी गाढ़ा होता है। तो इसका मतलब गाढ़ा ज्यादा का मतलब सरफेस टेंशन ज्यादा होता है। सोप सॉल्यूशन का सरफेस टेंशन कम होता है। हर चीज फॉर्मूला में नहीं, थोड़ा सोच सोच के भी कर सकते हो। अब यहाँ पर सरफेस टेंशन का बात कहां से आ गया? क्योंकि कल आप लोग ये फॉर्मूला पढ़े थे, H बराबर 2t cos थीटा बाई r रो जी। तो सरफेस टेंशन सोप सॉल्यूशन का क्या है? कम है। तो ये हाइट भी क्या हो जाएगा? कम है। वैसे तो हम लोग मेनिस्कस देख करके, जेई मेंस का मतलब यह ट्रिपल ई का क्वेश्चन है, 4 में से 3 ऑप्शन गलत है, तो चौथा तो हमें मालूम ही है कि सही होगा। बट अभी हम लोग टेस्ट देने तो नहीं बैठे हुए, तो ट्यूशन रूम में है। तो ट्यूशन रूम में हम ये भी याद करेंगे कि सोप सॉल्यूशन का सरफेस टेंशन कम होता है। सरफेस टेंशन कम होने की वजह से ऊपर तो जाएगा, शेप मेनिस्कस भी होगा, बट उसका हाइट का वैल्यू क्या हो जाएगा? हाइट का वैल्यू जो है कम हो जाएगा। सी आंसर तो सही है, बट साथ में कुछ सीखते हुए भी हम लोगों को आगे बढ़ना है। ठीक है, लिखो। और यार तुम डांस कर रही हो क्लास में। देखो, टॉपिक लगाओ, राइज ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ इनसफिशिएंट लेंथ। जो डॉटेड लाइन से बना है वो डॉटेड लाइन से ही बना। और बनाते बनाते सुनोगे कॉन्सेप्ट क्या कहता है। कल क्या पढ़े थे? एक लिक्विड है, एक कैपिलरी है ट्यूब,
मान लो वो लिक्विड इस कैपिलरी ट्यूब को भिंगाता है, वेट करता है, तो उसमें वाटर का लेवल किस तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। क्यों, क्या, किस लिए, ये सब पढ़ लिया हम लोग। ठीक है, अभी क्वेश्चन चल रहा है ये कि कितने ऊपर तक जाएगा, तो कल पढ़े थे जहां तक वो पानी के वेट को सपोर्ट कर सके वहां तक जाएगा, उसके ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, अब बनाते बनाते सुनना क्वेश्चन को। और ये एक्चुअली में प्रूफिंग है, स्कूल एग्जाम में आता है। और फिजिक्स में भी कुछ लोग बोलते थे प्रूफिंग अपने पसंद से उल्टा सीधा कर लो, ऐसा हो नहीं सकता, सारा चीज एकदम ध्यान से ही करना पड़ता है। प्रूफिंग ही क्वेश्चन है इसमें। क्वेश्चन ये है कि मान लो एसेंट फॉर्मूला लगाया H बराबर 2t cos थीटा बाय r रो जी से। ठीक है, और आंसर आया ऐसे ही, टू बी फिर कुछ भी बोलो, मान लो 10 सेंटीमीटर। अच्छे से सुनो क्वेश्चन को, बनाते भी रहो। H बराबर 2t, मैं तुमको 2 दिया, t दिया, cos थीटा दिया, r दिया, रो दिया, g दिया, बताओ एसेंट फॉर्मूला से हाइट कितना ऊपर चढ़ा। मान लो आंसर आया 10 सेंटीमीटर, ऐसे ही मान लेते हैं। H बराबर 2t cos थीटा से H बराबर 2t cos थीटा बाय r रो जी से कितना आंसर आया, 10 सेंटीमीटर, ऐसे ही मान लेते हैं। लेकिन मेरा ट्यूब अगर 9.7 सेंटीमीटर का है, ट्यूब ही 9.7 सेंटीमीटर का है, हाइट निकला 2t cos थीटा बाय r रो जी से 10 सेंटीमीटर, और ट्यूब मेरा ही 9.7 सेंटीमीटर का है। ट्यूब का लेंथ ही अनसफिशिएंट हो गया। फिजिक्स में यही है, एक एक प्रूफिंग खुद में कहानी है, खुद क्या क्वेश्चन है। कल क्वेश्चन था कि अगर वेट ज्यादा हो गया, कल का क्वेश्चन था कि अगर वेट ज्यादा हो गया तो वो सरफेस टेंशन उसको संभाल नहीं पाएगा, वो एक हो गई बात खत्म। जहां तक सपोर्ट कर सकता है वहां तक डिराइव कर चुके हैं, H बराबर 2t cos थीटा बाय r रो जी। अब क्वेश्चन है कि कर सकता है 10 सेंटीमीटर तक का हाइट पे सपोर्ट, बट ट्यूब का लेंथ ही 9.95 सेंटीमीटर है। क्या होगा उस केस में, वही अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। राइज ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ इनसफिशिएंट लेंथ। कॉमन सेंस क्या कहता है, बिल्कुल कॉमन सेंस कहता है कि पानी जो है अगर 10 सेंटीमीटर अगर लेंथ आ रहा है और ट्यूब का लेंथ ही 9.7 सेंटीमीटर है, तो पानी जो है वो मोस्ट प्रोबेबली फ्लो करके बाहर चला जाएगा। लेकिन अगर इतना ही हो जाने वाला होता तो वो पढ़ते ही थोड़ी ये हो जाता है, बाहर चला जाएगा, हो गया टॉपिक खत्म, बात खत्म। बट जरूर ऐसा शायद उसमें कुछ इफ एंड बट है, उतना कॉमन नहीं है जितना तुमको लग रहा है, वो अभी हम लोग देखते हैं क्या हो सकता है। ठीक है, तो टॉपिक समझ में आया क्या है। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं कैपिलरी ट्यूब में राइज ऑफ लिक्विड, तो कल ही पढ़ लिए थे, आज पढ़ रहे हैं उस ट्यूब का लेंथ ही इनसफिशिएंट है, तब क्या होगा। फेमस टॉपिक है फिजिक्स का। सरफेस टेंशन को इग्नोर मत करना। जो लोग समझाए हैं कि सिर्फ बर्नौलीज थ्योरम पढ़ करके तुम्हारा बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पार हो जाएगा, वो खुद पढ़ाई लिखाई नहीं किया, तुमको बरगला रहा है। सब टॉपिक बराबर इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, तो इस डायग्राम को देखते हैं। कल कहां तक किए थे, यहां तक किए थे। ये है मेनिस्कस, कैसा कनकेव है ना, और यहां पर कल क्या पढ़ा थे, टेंजेंट, और यहां पर बनता था एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, ये वाला कल सिखाया गया था। यहां पर बनता है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, यहां तक तो कल पढ़े थे। और ये इसका रेडियस स्मॉल आर लिए थे कल, ये वाला फॉन्ट बड़ा रखना है, ये वाला रेडियस कल लिए थे ना, ये मेनिस्कस लिए थे, इसका रेडियस वाला स्मॉल आर, ये वाला लिए थे कल प्रूफिंग में। अरे देख लेना एक बार, ये किए थे कल। अब देखो क्या किए, इसी मेनिस्कस को, ये जो मेनिस्कस है इसको हम लोग इमेजिनरी एक ऐसा सर्कल फॉर्म में कंप्लीट किए हैं। अरे समझ, ये जो सर्कल बना है उसका इसका सेंटर तो कहीं यहां पर आएगा, बोलो हाँ ना बोल भाई, तो सेंटर तो यहां पर आ गया। ये सब इमेजिनरी है, ये है ही नहीं। अरे समझ, आगे देखते रहना क्या क्या होगा। ये हो गया। अब ये मेनिस्कस है, इस सर्कल को हम लोग कंप्लीट किए, सर्कल का सेंटर हो गया, तो यहां से यहां तक ये रेडियस हो गया। 10th क्लास में हम लोग पढ़े थे ये सर्कल और ये टेंजेंट है ना, सर्कल ये टेंजेंट, तो सर्कल के रेडियस के साथ ये पूरा एंगल 90 डिग्री बनेगा। 10th क्लास में पढ़े थे हम लोग। अरे समझ, तो ये पूरा अगर 90 डिग्री है, ये पूरा, तो ध्यान से देखना, इसका प्लस इसका जोड़ 90 डिग्री और इसका प्लस इसका जोड़ 90 डिग्री, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये थीटा वाला एंगल इधर भी आ जाएगा। ये समझ में आएगी, बाउंस कर गया। ये थीटा है, इस पूरे एंगल का नाम अगर 1 मान लेते हैं यहां पर, तो ये थीटा प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा, 90, क्योंकि यहां से ये 90 डिग्री है ये। अरे समझ, और 10th क्लास के हिसाब से अगर चलेंगे तो यहां पर ये थीटा प्लस 1, ये तो ये नहीं, ये थीटा प्लस 1 तो यहां से देखे ना, ये वाला एंगल, ये पूरा एंगल थीटा प्लस 1, ये है ना। और क्या बता था मैं, भूल गया। थीटा, और नाम बदलना पड़ेगा, थीटा में पहले से ही लिख दिया इसी वजह से, दोनों थीटा लिख दिया, इसलिए इसको कुछ और मान लेते हैं, अल्फा कर देते हैं यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर थीटा प्लस 1 90 डिग्री, ये तो यहां से 90 डिग्री के हिसाब से, और 10th क्लास के रूल के हिसाब से अल्फा प्लस 1 भी, दोनों का आरएचएस सेम, तो थीटा प्लस एंगल 1 बराबर अल्फा प्लस एंगल 1, ये दोनों कट जाता है, ये थीटा और अल्फा सेम हो जाता है। मतलब ये जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट यहाँ पर तुम लिखे हो, वो एक्चुअली में यहाँ पर भी आ रहा है। बोलो आ गई बात समझ में।
तो इसको ख्याल रखना। दो रेडियस दिख रहा है, ये जो इमेजिनरी सर्कल बना है ये उसका रेडियस है, और ये जो मेनिस्कस का रेडियस है दैट इज स्मॉल आर। बोलो कोई प्रॉब्लम इसमें? अब अगर प्रॉब्लम नहीं तो cos थीटा के बारे में थोड़ी सी बातचीत करेंगे। इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ओ ए, यहाँ पर नाम कर देते हैं एम, इन ट्राइंगल ओ ए एम, इसमें cos थीटा बराबर कितना आएगा बताओ? cos थीटा बराबर क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनस होता है, नहीं तो पैर मत दिलाओ, बेस बाय हाइपोटेनस। बेस में कौन है? बेस में हाँ ठीक है, दिस इज बेस बाय हाइपोटेनस, ये हो गया। तो इससे स्मॉल आर बराबर क्या हो गया? स्मॉल आर बराबर आर cos थीटा हो गया। पहला कीजिए। अब कल इसका हाइट आया था, कितने ऊपर तक जाता है, तो कल ये डिराइव किए थे हम लोग। h बराबर डिराइव एज 2t, स्मॉल आर था, बड़ा सब फेमस टॉपिक है 2t cos थीटा। भाई स्मॉल आर के ऊपर देखो क्या है, आर, फिर अब ध्यान से देखो cos थीटा कट जा रहा है, ठीक है। अब देखना ध्यान से, ऐसे समझ में आएगा। ये हो गया h इंटू आर, कैपिटल आर जो नकली वाले इस सर्कल का रेडियस है, दिस इज 2t बाई, अच्छा ये 2 तो कांस्टेंट है। सरफेस टेंशन लिक्विड का प्रॉपर्टी है, एटलीस्ट टेम्परेचर सेम रखोगे तो ये सेम आएगा। डेंसिटी हम लोग पढ़े ही हैं कि कांस्टेंट प्रॉपर्टी है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़े हैं, ग्रेविटेशन में वैरी करता है, बट इधर उधर पोल पर और डेप्थ पर ले जाओगे तब, वो सब इस चैप्टर में काम नहीं है। ये सब कांस्टेंट अगर है तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि इस तरह के फिगर में, इस तरह के डायग्राम अगर कंसीडर करोगे तो h इंटू आर हमेशा क्या आएगा? h इंटू आर जो है वो कांस्टेंट आएगा। इसका मतलब अगर दो अलग अलग केस बनाते हैं तो h1r1 बराबर h2r2 होगा। अब सुनना ध्यान से, समझना, नहीं समझोगे तो तुमको दिक्कत होगा। ये h1r1 बराबर h2r2 है, ये कॉमन केस में है। अब दूसरा केस तुम्हारे पास क्या था? अभी थोड़ी देर पहले बिल्ड किए थे। दूसरा केस ये है कि तुम्हारा जो ट्यूब है वो इनसफिशिएंट लेंथ का है। इनसफिशिएंट लेंथ मतलब ये h इंटू आर तुमको कांस्टेंट रखना है, ये h इंटू आर तुमको हर वक्त क्या करना है? कांस्टेंट रखना है। अचानक से तुम्हारा हाइट क्या हो गया? कम, मतलब ये कम है तो ये r क्या हो जाएगा? क्यों? क्योंकि हमेशा h इंटू आर का वैल्यू हम लोगों को क्या लाना है इसमें? तो h जैसे ही कम आ, तुम अभी थोड़ा देर पहले क्या आंसर दिए थे? थोड़ा देर पहले तुम क्या आंसर दिए थे कि हाइट अगर कम है तो पानी सीधा, वो फोन चला रहा है, h जैसे ही कम हो जाएगा, h जैसे ही कम हो जाएगा तो कभी थोड़ी देर पहले तुम खुद आंसर दिए हो कि पानी ओवर। लेकिन अगर इतना ही होना होता तो फिजिक्स थोड़ी पढ़ रहे होते। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि h अगर कम हुआ तो आप सीधा 9th-10th वालों के जैसे ये आंसर नहीं देंगे कि पानी ओवरफ्लो कर जाएगा। उसके बाद ये जो रेडियस बन रहा है उसका वैल्यू क्या होगा? ये बढ़ना शुरू होगा, सीधा पानी ओवरफ्लो नहीं करेगा। ये आर जो है वो अपने आप को बढ़ाएगा। ये बढ़ेगा कब? जब ये जो मेनिस्कस है ये और ऐसे बनेगा कि फ्लैट होगा। हाँ, इतना जल्दी नहीं, सोच के बताओ। हाँ, जैसे जैसे ये फ्लैट होगा, ये जैसे ऐसे है तो ये, अगर ये ऐसे है तो इतना बड़ा सर्कल बन रहा है। अगर ये ऐसा, ये जितना ज्यादा ऐसे फ्लैट, ये जितना ज्यादा ऐसे फ्लैट होगा ये बढ़ेगा और उसका कैपिटल आर का वैल्यू बढ़ेगा। मतलब क्या हुआ कि एच का वैल्यू कम। अगर तुम्हारे पास ऐसा सिचुएशन आया कि लेंथ 10 सेंटीमीटर आना था h बराबर 2t cos थीटा बाय r रो जी से, और लेंथ तुम्हारा बाय चांस अगर इनसफिशिएंट है। अभी देखो मैं एग्जांपल तुमको क्या दिया, एग्जाम्पल क्या दिया था? h 10 सेंटीमीटर है तुम्हारा पास, ट्यूब कितने लेंथ का क्या बताएगा? 1-2 तो नहीं बोला था। 1-2 होगा तो इसमें कोई साइंस का रूल नहीं काम करेगा, सच में ओवरफ्लो कर जाएगा। यही कॉन्सेप्ट है। तुम देखो अभी 20-25 लोग क्लास में सब लोग बोले पानी ओवरफ्लो कर जाएगा, थोड़ी देर पहले आप लोग बोले, तो उसमें कुछ बात तो सच जरूर होगा, नहीं तो 25 आदमी एक ही चीज गलत आंसर नहीं दे सकता। वो कॉमन सेंस कहता है सच में अगर 10 सेंटीमीटर आ रहा था और तुम ट्यूब 0.15 सेंटीमीटर का लेकर के बैठे हो तो उसमें ये सब कोई रूल कानून नहीं करेगा, वो फ्लो करेगा ही करेगा। बट अगर 10 सेंटीमीटर आ रहा था और तुम्हारा थोड़ा कम है, 9.8 9.7 पे है, तो जो तुम फट से आंसर दे दिए कि पानी ओवरफ्लो कर जाएगा, एक्चुअली में वैसा नहीं होगा। पहले हाइट जैसे ही तुम्हारा कम हुआ, ओवरफ्लो करने से पहले लिक्विड का जो मेनिस्कस है वो अपना आर का वैल्यू क्या करने का ट्राई करेगा? आर का वैल्यू बढ़ाने का ट्राई करेगा। क्यों? क्योंकि h इंटू आर हमेशा एसएन फॉर्मूला में कांस्टेंट होता है, और r बढ़ाने से मेनिस्कस का वैल्यू जो है वो क्या होगा? मेनिस्कस का वैल्यू जो कर्व से फ्लैट होने लगेगा। ना समझ? बट वो सीधा आंसर ये नहीं होगा कि ओवरफ्लो कर जाएगा, जो कि आप लोग अभी दिए हैं। पहले ट्राई करेगा बट फ्लैट होते होते अब थोड़ी है कि अंटार्कटिका में चला जाएगा। थोड़े देर तक ट्राई कर सकता है,
उसमें भी वो भी इनसफिशिएंट हुआ, फिर तो जो हम लोग 6, 7, 5, 4, 3 क्लास में जो कॉमन सेंस का आंसर बना करके आए थे वो तो काम करेगा ही, ओवरफ्लो करेगा। बट आज के बाद आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछे कि इनसफिशिएंट लेंथ का हो तो पानी क्या होगा, तो फटाफट इसका आंसर ये नहीं होगा कि ओवरफ्लो होकर जाएगा। पहला आंसर होगा कि उस लिक्विड का जो मेनिस्कस है वो अपने रेडियस, ये वाला रेडियस, मेनिस्कस का रेडियस नहीं, मेनिस्कस का रेडियस तो गेम में ही नहीं है, ये वाला आर जो है इसको बढ़ाने का ट्राई करेगा। इसको बढ़ाने के लिए अपना मेनिस्कस को वो फ्लैट करने का ट्राई करेगा, सीधा ओवरफ्लो नहीं हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा, मतलब वो जितने हाइट तक चढ़ सकता है जाएगा, उसके बाद भी ओवरफ्लो नहीं करेगा, उसके बाद वो अपने रेडियस को फ्लैट करने का ट्राई करेगा, उस पर भी नहीं रुका तो ऑब्वियस है कि वो ओवरफ्लो कर जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? यहां पर मेरे तरफ से फ्लूइड मैकेनिक्स खत्म। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कई बार मेंस और नीट के एग्जाम में पूछा जा चुका है, कई बार मेंस और नीट के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये टॉपिक से कई बार एंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन नहीं लिखवा रहा, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैं पढ़ दे रहा हूं। वैसे मेंस नीट का प्रीवियस ईयर जिन लोगों के पास है, हर 3-4 साल में बदल करके ये वाला क्वेश्चन पूछते रहता है, हर 3-4 साल में ये क्वेश्चन बार बार है, स्कूल एग्जाम में भी पूछा जाएगा। क्योंकि आप लोग समझ रहे हैं ना, जो लोग नहीं पढ़ करके जाएगा इस चीज को तो कॉमन सेंस से लिखेगा, ओवरफ्लो कर जाएगा, तो फिर वो क्वेश्चन तो बना नहीं ना। थोड़ा ये लिखते भी रहो, प्रूफिंग को लिखते रहो, तब तक मैं क्वेश्चन खोज लेता हूं। बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। क्वेश्चन लिखते हुए सुनोगे, क्वेश्चन में लिखवा नहीं रहा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक 20 सेंटीमीटर कैपिलरी ट्यूब है, उसको पानी में डिप कर लिए, ठीक है, और उसमें लिख रहा है कि भाई पानी जो है वो 8 सेंटीमीटर तक ऊपर चढ़ गया है। पहले से लिखा हुआ 8 सेंटीमीटर तक ऊपर, तुमको कैलकुलेट भी नहीं करना है, कैलकुलेट करके बताए कि 8 सेंटीमीटर तक पानी ऊपर चढ़ेगा, ठीक है। यही क्वेश्चन है, रिपीटेड है लगातार। अब बोल रहा है इस पूरे इंटायर अरेंजमेंट को पुट करके फ्रीली फॉलिंग एलिवेटर में पुट कर दो। ग्रेविटेशन चैप्टर हम लोग पढ़ लिया, एनएलएम पढ़ लिया, फ्रीली फॉलिंग एलिवेटर में पुट करेंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के वजह से पानी तेजी से क्या जाएगा, पानी जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा ना। 20 सेंटीमीटर का ट्यूब था, 8 सेंटीमीटर तक पानी चढ़ा था, अब इसको फ्रीली फॉलिंग एलिवेटर में डाल दिए, पानी ऊपर जाएगा, ये भी लिखा हुआ है। पूछ रहा है अब क्या होगा, थोड़ी देर के बाद पूछ रहा है 20 सेंटीमीटर तक ऊपर जाकर के फ्लो कर जाएगा, 8 ही सेंटीमीटर तक रह जाएगा, 10 सेंटीमीटर तक रह जाएगा, या फिर इट विल नॉट ओवरफ्लो होगा, ये क्वेश्चन में दिया हुआ, ठीक है। तो इसमें आंसर आपका क्या होगा कि पहले वो 20 सेंटीमीटर तक जाएगा, पहले 20 सेंटीमीटर तक हाइट पर जाएगा और वो अपने रेडियस को फ्लैट करके ओवरफ्लो करने से रोकेगा, ये कंडीशन है। वो भी नहीं हो पाया तब लास्ट कंडीशन में ओवरफ्लो कर जाएगा, ठीक है। तो ये आता है स्कूल एग्जामिनेशन से लेकर के एंट्रेंस एग्जामिनेशन सब पर, इसको याद करना। 10 सेंटीमीटर अगर था तो अगर 1 ही सेंटीमीटर का है तुम्हारा तो ऑब्वियस है कि ओवरफ्लो कर जाएगा, उसमें कोई साइंस वाइंस ये है 4t 2t cos तो कुछ काम नहीं करेगा। बट 10 का है और 9.8 के वजह से इनसफिशिएंट हो रहा है तो फट से ओवरफ्लो कर जाए, ये आज के बाद आपको आंसर नहीं देना है। यहां पर हमारा पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स खत्म हो गया। फ्लूइड मैकेनिक्स में रेनॉल्ड्स नंबर, बर्नौलीज थ्योरम, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, एसेंट फॉर्मूला, सरफेस टेंशन, ये सब काफी कमाल का टॉपिक है, किताब भी पढ़ने का ट्राई करो, ठीक है।